Alright guys, welcome back everyone, and now we are beginning with climate change. So this gonna be our last topic. With this we will be completing our environment, but later on हम current affairs की एक स्पेशल क्लास लेंगे and that shall be very much important. and उसके अलावा जिसके अंदर हम certain MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे, तो you would be seeing कि वो क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी. बट फ्रॉम हेयर जो आपका जो स्टडी पार्ट है विद दिस क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा. इफ़ यू वांट रेफर एनी बुक देन आई वुड रिकमेंड शंकर IAS. एंड जो हमने लेक्चर्स बनाए हैं, ये वाली सीरीज़ क्रैश कोर्स आपका डिज़ाइन किया है, मोस्टली ये शंकर IAS से ही इन्फ्लुएंस है. सो दैट बुक बेटर है काफ़ी. अगर किसी टॉपिक में आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप रेफर कर सकते हैं. बट हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप एनवायरनमेंट को एग्जॉस्टिवली पढ़ते रहें, क्योंकि जनरली इसमें से जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मोर और लेस वो ज़्यादा करंट अफेयर्स के रिलेटेड होते हैं एंड ऐसे होते हैं कि जिनको आप विद लिटिल बेसिक कंसेप्ट से आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's see what we gonna be study. First of all, we will be studying about greenhouse gas and global warming, a very important topic and related concepts with this. Further we will study climate change and ocean acidification, ozone depletion and other very important questions. And then we have certain mitigation strategies, उनको भी हम study करेंगे. So then हम पढ़ेंगे इंडिया की नेशनल जो एक्शन प्लान है, इसको हम स्टडी करेंगे. एंड देन वी हैव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, देन सर्टेन मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड फर्दर सम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, IPCC, UNFCCC, GEF, GCF. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जस्ट आपको थोड़ी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए. तो first of all, greenhouse gas and global warming. So see this image here. जहाँ पे सन है, सन से जो है रेडिएशंस निकलती हैं. जहाँ पे बहुत सी जो है सन से रेडिएशंस निकलती हैं एंड इसके अंदर एक किस्म की रेडिएशंस होती हैं जिनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस. ठीक है ना. इंफ्रारेड रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जिनकी वजह से लैंड पे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट होती है. ठीक. देन व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जब सन है, सन से जहाँ पे जब रेज निकलती हैं, बहुत सी डाइवर्स किस्म के स्पेक्ट्रम की रेज निकल रही होती हैं. इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रेज होती हैं जिनको हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं. जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो इस तरह इनकी जो वेव लेंथ होती है, व्हाट वी मीन बाय वेव लेंथ, वेव लेंथ का मतलब होता है जहाँ से जहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है. ठीक है ना. तो ये शॉर्ट वेव लेंथ एंटर्स होती हैं. दिन हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो नीचे ज़मीन पे स्ट्राइक करती हैं, या कुछ पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जिस पे ये स्ट्राइक करती हैं. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग कि ये वापस यहाँ से जब स्ट्राइक करने के बाद ऊपर मूव करती हैं विद लॉन्ग वेव. ठीक है ना. इस तरह से इसकी जो वेव लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू जब ये एंटर होती है एटमॉस्फेयर से. दिन क्या होता है, इसकी लॉन्ग वेव्स की वजह से जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह ओजोन है, ठीक है ना, मीथेन है, ये वाली क्या करती हैं गैसेस, इनको ट्रैप कर लेती हैं इन रेज को. एंड देन इनको वापस जो है इसकी वजह से जो अर्थ पे हमारा जो है एक एवरेज टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है. अगर ऐसा एटमॉस्फेयर ना हो, इसके अंदर ऐसी गैसेस ना हो जो इन रेज को ट्रैप करती है, हीटिंग रेज को ट्रैप करती हैं, ग्लोब पे जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखती हैं, तो दिन क्या होगा कि जहां पे नाइट के टाइम पे जब सूरज नहीं होगा सामने तो टेम्परेचर -डिग्रीज में चला जाएगा. एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनी लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ. कोई भी लाइफ तब अर्थ पे नहीं रह सकती. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है ना. सो देर आर सर्टन गैसेस जो इंपॉर्टेंट है, हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है. ठीक. बट लेट्स स्टडी इट. वाटर वेपर जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस जो इफेक्ट मेंटेन करने में अर्थ पे. लार्जेस्ट अमाउंट अमंग
greenhouse gases by volume and by weight. Humans are not directly responsible for it. जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं ये मेजर काम करते हैं हीट को ट्रैप करने के लिए, ठीक है ना, बट ये नेचुरली अकरिंग एक फिनोमेना है, तो ह्यूमन का इसके अंदर एक मेजर रोल नहीं रहता. सो फर्स्ट थिंग वी नोटेड हियर कि वाटर वेपर जो है हमारा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वी आर कंसीडरिंग इट ग्रीन हाउस गैस. तो अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखें वर्ल्ड के जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, फॉरमोस्ट सबसे पहले है चाइना जो 24% करता है, यूएसए सेकंड नंबर पे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, थर्ड नंबर पे यूरोपीय यूनियन एंड देन हमारा इंडिया है, ठीक है ना. तो सबसे ज्यादा चाइना करता है, यूएसए, देन ईयू एंड देन इंडिया. अगर कंट्रीज के हिसाब से देखें तो थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, अगर रीजन के हिसाब से देखें तो फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है. सो नाउ वी हैव सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस करती है, ठीक. सबसे पहले है मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो है हमारी वो है कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो हमने देखा वाटर वेपर्स एंड देन दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है हमारी मीथेन CH4. सो फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होने के जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं वो रहता है ओशन एटमॉस्फेयर एक्सचेंज, प्लांट एंड एनिमल की रेस्पिरेशन, देन सॉइल की रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स, ठीक है ना, देन वोल्केनिक eruptions. इनकी वजह से जो है नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होता है. हाईएस्ट एमिटिंग जो इंडस्ट्री मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए दैट इज अवर इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, ठीक है. टॉप एमिटर्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे चाइना है, देन यूएसए एंड देन इंडिया, ठीक है. जो चाइना है हमसे 5 टाइम्स ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक. देन मीथेन की बात करें, मीथेन जो नेचुरली प्रोड्यूस आती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो आती है वेटलैंड्स की वजह से, ठीक है ना, टर्माइट्स, ओशन सेडिमेंट्स, वोल्केनोज और फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स की वजह से जो है मीथेन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है. अगर ह्यूमन देखें कि ह्यूमन सोर्सेज जो रिलीज करते हैं मीथेन को वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से, जिस तरह केटल होते हैं हमारे, ठीक है ना, रुमिनेट्स, ठीक. रुमिनेट्स जो है जब डाइजेशन करते हैं या बॉडी के अंदर तब ये मीथेन को रिलीज करते हैं, ठीक है ना. इस तरह हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर है काफी टाइम के लिए जब रहता है तो वहां से एक गैस जो है मीथेन रिलीज होती है जो आफ्टर ऑल क्या करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है. देन हमारे पास जो लैंडफिल्स हैं वहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर डंप किया जाता है, ठीक है ना, मॉइस्चर होने की वजह से रिलीज होता है वहां से. देन क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन की वजह से जो है मीथेन फर्दर प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर. देन वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारा इसके जो नेचुरल सोर्सेस हैं रिलीज होने के एटमॉस्फेयर के अंदर वो होता है बैक्टीरियल प्रोसेस से, ठीक है ना. डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कुछ होते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, लाइक अमोनिया होता है हमारा, ठीक है ना, और दूसरे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ नाइट्रोजन मिक्स होता है. ये डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं इसको रिलीज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ से रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटीज की वजह से. अगर ह्यूमन सोर्सेज देखें नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करने के लिए देन वी हैव एग्रीकल्चर, ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, लाइव स्टॉक, यूरिन एंड मैन्योर, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज से जो है मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड से निकलता है, ठीक है ना, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से. देन इंडस्ट्री से अगर हम देखें जो बाई प्रोडक्ट हमें निकलता है फर्टिलाइजर्स से, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स की जब प्रोडक्शन होती है वहां से नाइट्रस ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक. एंड जो है कुछ एडिपिक एसिड की जब प्रोडक्शन की जाती है, फाइबर्स वगैरह लाइक नायलन वगैरह की जब हम प्रोडक्शन करते हैं वहां से भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है निकलती है, ठीक है ना. टिल नाउ वी हैव लर्नड के वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जनरली इवापोरेशन से. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड जिसके हमने देखा कि नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है एंड आर्टिफिशियली जो है ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं. देन हमने स्टडी की
निट्रस ऑक्साइड्स जो है किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। देन हमने देखा कि मीथेन किस तरह से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये जो गैसेस के चार ये मेजरली जो है करती है एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा जो है हमारे पास हैं कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं लाइक HFC, PFC एंड SF6, ठीक है ना। सो दिस थिंग्स हैज टू बी मेमोराइज्ड कि हमारे पास है वाटर वेपर, देन है मीथेन, देन है कार्बन डाइऑक्साइड, देन है नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन है HFC, PFC एंड SF6। ये वाली जो गैसेस है ये हमारी ग्रीन हाउस अफेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में फर्दर हम स्टडी करते हैं। वेरी हाई इनका जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू जो हमारी दूसरी है ये वाली चार गैसेस हैं, इनसे जो इनका है फ्लोरिनेटेड गैसेस का इनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत हाई होता है, ठीक। मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस इनको कंसीडर किया जाता है रिमूव्ड ओनली व्हेन डिस्ट्रॉयड बाय सनलाइट फॉर एन एटमॉस्फेयर, ठीक है। जनरली तभी ये रिमूव होती है जब इनको सनलाइट डिग्रेड करती है। तो HFC कहाँ से रिलीज होता है? हमारे रिफ्रिजरेंट से, एरोजोल प्रोपेलेंट से, सॉल्वेंट से, फायर रिटार्डेंट के अंदर HFC का यूज किया जाता है। जब इनकी ब्रेकेज होती है तो देन HFC रिलीज होता है। फर्दर वी हैव PFC जो है एल्युमिनियम प्रोडक्शन की वजह से रिलीज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तब PFC वहां से रिलीज होता है। देन वी हैव SF6, इसको हम यूज करते हैं मैग्नीशियम प्रोसेसिंग के लिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेसर गैस, ठीक है, लीक डिटेक्शन वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के अंदर इनका यूज होता है जब इनकी ब्रेकेज होती है या इनकी मिसहैंडलिंग होती है तो SF6 जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, ठीक, जो फाइनली वहां पे जो है ग्रीन हाउस करता है। एंड ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं जनरली इनका जो पर्पस होता है एटमॉस जो हमारा अर्थ है इसके अराउंड एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ताकि जो हमारी लाइफ है वो इजीली यहाँ पे सस्टेन कर पाए। बट व्हाट इज हैपनिंग कि जब इन्हीं गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जितनी मिकदार हमें एटमॉस्फेयर के अंदर चाहिए उससे ज्यादा अगर आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से, जिस तरह हम ज्यादा अगर फॉसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो इनकी जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है। अब जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जब जो इनका ट्रैपिंग पोटेंशियल होगा इंफ्रारेड रेज को तो बढ़ जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये क्या करेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ग्लोबली वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। एंड दिन जब हमारा फॉर एग्जांपल पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था वो 14 था एवरेज, एंड देन इन्होंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से अगर 14 से 15 हो गया या 14.5 हो गया, थोड़ा ग्लोबली टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ग्लोबली जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से देन वी आर कॉलिंग इट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, बहुत से इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जिस तरह से फ्लडिंग होती है, हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, ड्रॉप्स आने शुरू कर देते हैं, जो है हमारा क्लाइमेट जो है चेंज जो है इसके अंदर ऑब्जर्व होती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कोस्टल फ्लडिंग होती है, सी लेवल राइज होता है, देन बहुत सी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बढ़ती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहीं पे इंक्रीज होती है, कहीं पे डिक्रीज होती है। दीज आर इफेक्ट्स जो हैं सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज से ही लिंक्ड होते हैं। हियर वी हो ग्रीन हाउस गैसेस एंड लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस और इसका लाइफ टाइम दिया गया है, जहां पे सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो है इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 है। इसका लाइफ टाइम कितना है? 100 ईयर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये अब एटमॉस्फेयर के अंदर 100 ईयर के लिए रहेगा, ठीक है ना। देन वी हैव मीथेन। मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये है 21, मतलब जितना अगर 1 ग्राम हमारा 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, हीट को ट्रैप करेगा,
अगर वहीं उतनी क्वांटिटी का हम मीथेन रखेंगे तो ये 21 गुना ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा। ठीक है, ये है इसका मकसद। देन इसका जो लाइफ टाइम है उससे छोटा है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, 12 साल का। निट्रस ऑक्साइड है हमारा, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इन दोनों से हाई है, 310 है, और इसका जो शेयर्स है 120 है। HFCs जो है हमारे, इनका जो ग्लोबल सी हेयर, इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 140 से लेकर 11,000 के अराउंड है। इसका जो लाइफ टाइम है वो है 270 साल। ठीक, इस तरह PFCs है हमारा, इसका है जिस तरह से 6000 एंड इसके जो ईयर्स हैं 800। ठीक है ना। इस तरह से हमारा SF6 है, इसका जो है 23,000। ठीक है ना, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, हाईएस्ट इसका जो लाइफ टाइम है वो है 3200। ये आपको सीक्वेंस की तरह से याद रखने हैं कि पहले कम किसका है, ज्यादा किसका है, लाइफ टाइम या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कितने नंबर्स हैं, ये जनरली याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही याद हो तो एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ही इज नॉट बॉदरिंग वेदर आपको इसके नंबर याद हैं या नहीं है। देन वी हैव कार्बन की, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो बात कार्बन पे आई है, एंड यहाँ पे एग्जामिनर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कार्बन की टाइप्स पे हमारे पास जो कार्बन होता है, एक होता है ब्लैक कार्बन, ठीक है ना, ब्राउन कार्बन एंड ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन हम ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कार्बन कोस्टल, ऑर्गेनिक और मैरीन कार्बन सिंक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारा जो ओशन है, ओशन के ऊपर जो है फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत से ग्रो करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है ब्लू ग्रीन कलर के अलगे जो ग्रो करते हैं। ठीक है ना, या फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं या और इस तरह से हमारे ओशंस पे हैं बहुत से, जिस तरह से सी ग्रासेस होते हैं। ठीक है ना, बहुत से जो है प्लांट्स हमारे ओशंस में पाए जाते हैं। बट जब जो प्लांट्स होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस, दिस इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग इट्स इक्वेशन। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है प्लस हमारा, इधर मैं लिखता हूं, हमारा जो वाटर होता है प्लस हमारा जो है हमारे पास होती है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की मौजूदगी में ये बनाते हैं C6H12O6। ठीक है ना, तो ये ग्लूकोज जो है या जिसको स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्म में ये बनाते हैं। तो ये कौन बनाता है, हमारा फोटोसिंथेसिस की जो हमारा प्रोसेस होता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट होता है वो अपनी फूड इस तरह से बनाता है, वाटर से पानी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल जो इसको अंदर होता है खुद ही, उसका यूज करके बनाता है स्टार्च, ग्लूकोज, और प्लस रिलीज करता है ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज हैपनिंग कि ये ट्रैप कर रहा है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, तो जो हमारे ओशंस होते हैं उस पे बहुत से जो है ग्रीन वेजिटेशन ग्रो करती है, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, एंड देन वी आर कॉलिंग इट ब्लू कार्बन। ठीक है ना, तो कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। कार्बन सिंक्स का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। देन वी हैव ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन जो होते हैं हमारे पास लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है ना, ये किससे प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक बायोमास से, ऑर्गेनिक बायोमास के बर्निंग से, और एग्रीकल्चर फायर जब होती है तब ये होता है। तो अफेक्ट किस तरह करता है एटमॉस्फेयर को, तो ग्रीन हाउस अफेक्ट करता है हमारा ब्राउन कार्बन। देन हमारा इसी तरह से होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन को हम सूट भी कहते हैं। ये रिलीज होता है जनरली सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या एरोजोल्स होते हैं। ठीक, ये रिलीज होते हैं बायोमास की बर्निंग से, कुकिंग सॉलिड फ्यूल्स को, जब हम सॉलिड फ्यूल्स को जलाते हैं जिस तरह कोयला वगैरह, ठीक है ना, या डीजल्स जब बर्न होता है तब ये प्रोड्यूस होता है ब्लैक सूट। अब ब्लैक सूट क्या करता है, ब्लैक सूट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट अब्जॉर्बर माना जाता है सनलाइट का। ठीक है ना, अल्बीडो को ये रिड्यूस करता है, डिसरप्ट करता है क्लाउडीनेस एंड मानसून और रेनफॉल, और पार्टिकुलेट मैटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ाता है। बट इसका जो है एक
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके साथ जुड़ी हुई कि इसका जो लाइफ टाइम होता है कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए रहता है, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टर्म यूज की है एटमॉस्फेरिक पे कि ये एल्बिडो को कम करता है। एल्बिडो एग्जामिनर एल्बिडो क्या होता है इस पे पूछ सकता है क्वेश्चन, हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। व्हाट डज दैट मीन? एल्बिडो का मतलब होता है कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है जहाँ पे बर्फ है सपोज, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज ग्रास है, ये ग्रास सरफेस है जहाँ पे ये हमारी जो है एक बर्फ की सरफेस है। जब सनलाइट पड़ेगी इस पे, सपोज करते हैं दोनों एक ही जगह पे, जब सनलाइट पड़ेगी इस पे तो देन व्हाट विल हैपन कि चांसेस हाई हैं कि जहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो और जहाँ पे सोइल जो जहाँ पे स्नो है, स्नो ज्यादा जो है इंसुलेशन रिफ्लेक्ट करेगी, दैट मीन ज्यादा सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। वहीं अगर हम देखें जब ग्रास पे सोलर लाइट पड़ेगी तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करेगी, ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो यहाँ पे है एल्बिडो, हम कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन पावर है हमारी किसी सरफेस का, जहाँ पे रिफ्लेक्शन पावर हाई है, जहाँ पे क्योंकि सरफेस स्नो है, जहाँ पे जो रिफ्लेक्शन पावर है सरफेस का वो लो है, क्योंकि जहाँ पे जो नीचे सरफेस पे जो सब्सटेंस है वो है ग्रास। ठीक है ना, ग्रास ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसके जो एल्बिडो है वो कम है। जहाँ पे स्नो का एल्बिडो देखें ये हाई है क्योंकि ये ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है। कितनी क्वांटिटी में, कौन सी सरफेस कितनी क्वांटिटी में सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज आवर एल्बिडो। अब जब इसी स्नो पे जब जो है जहाँ पे सूट पड़ेगा, जब ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होगा, तो जहाँ पे जो सोलर की लाइट है, जो सोलर है हमारी, तो सोलर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी एंड देन बहुत कम रिफ्लेक्शन होगी। दैट मीन्स इसका जो एल्बिडो है अब ब्लैक सूट की वजह से, जब ब्लैक कार्बन की वजह से रिड्यूस हो चुका है। एक्चुअली दिस इज हैपनिंग इन आवर आर्कटिक रीजन्स, ठीक है ना, एंड इट्स कॉज ऑफ कंसर्न। सो दिस इज वाज द कंसेप्ट ऑफ एल्बिडो, तो जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स मूव अहेड। देन वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इसकी वजह से एक अनदर इंपॉर्टेंट फेनोमेना हम ऑब्जर्व करने को हमें देखने को मिलता है, दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन ओशन एसिडिफिकेशन? ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है जब नॉर्मली हमारा जो पीएच लेवल है वो रहता है 7 न्यूट्रल, बट जब यहाँ से जो हमारा वाटर होता है, जब उसका हमें जो है इस साइड में पीएच स्केल के लोअर साइड पे जब हमारा पीएच रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, जिस तरह 4.5 या 3 या 6, तो हम कहते हैं कि जो हमारा वाटर है वो एसिडिक हो चुका है। तो इसी के रिलेटेड है हमारा कॉन्सेप्ट सैचुरेशन हॉरिजॉन्स, लेवल्स बिलो विच कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स अंडरगो डिसोल्यूशन। ठीक है ना, जब एक्चुअली में जब ओशन की एसिडिफिकेशन होती है देन एक बहुत से इसके जो होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल एंड अदर जो होते हैं हमारे फिजिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर जो लाइफ होती है उस पर। बट अनदर इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट इसका होता है कि एसिडिफिकेशन की वजह से जो हमारे जो कार्बन कार्बोनेट्स की चीजें होती हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई चीजें होती हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई शेल होगी किसी एनिमल की, या जिस तरह कोरल की जो शेल्स होती है वो क्या होंगी, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं इस एसिडिफिकेशन की वजह से, और वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोरल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है एसिडिफिकेशन की वजह से। ठीक, सैचुरेशन हॉरिजॉन्स, लेवल्स बिलो विच कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स अंडरगो डिसोल्यूशन। ओशन एसिडिफिकेशन causes acid to rise vertically pH of ocean. Okay, falls, जो pH होता है ओशन का वो नीचे चला जाता है। ठीक है ना, shallowing of SH, more shells dissolves, buffers ocean acidification. जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना pH
ज़्यादा हम रिकॉर्ड करेंगे, जितने एसिडिफिकेशन हम ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे इतना जो है जो बोर शेल्स जो हैं वो ज़्यादा डिजॉल्व होंगी। लाइसोक्लाइन हमारा होता है डेप्थ एट विच डिसोल्यूशन स्ट्रांगली इंक्रीजेस, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म लाइसोक्लाइन, डेप्थ जिस पे जो डिसोल्यूशन है वो स्ट्रांगली इंक्रीज होती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट्स की डिसोल्यूशन। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो है डेप्थ एट विच ऑल कार्बोनेट डिसॉल्व्स, ठीक। देन अपवेलिंग कोल्ड वाटर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स अनसैचुरेटेड इन कैल्शियम कार्बोनेट हार्म्स कोरल्स, ठीक है। Then we have ozone depletion, another very important topic, and ozone depletion जो है मेजर जो सब्सटेंसेस हैं ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन का आई थिंक हमने पहले भी कंसेप्ट देखा है। सपोज ये हमारी अर्थ है एंड अर्थ के ऊपर इस तरह से एटमॉस्फेयर है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि हमने हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमने रिकॉर्ड की है कुछ डिफरेंट किस्म की लेयर्स के। हमारी सबसे पहले की जो लेयर है इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, देन इसके ऊपर हमारी जो लेयर है इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट फंक्शन ओजोन लेयर इज डूइंग कि जब भी हमारे सन से जो भी हमारी यूवी रेडिएशन जो हार्मफुल रेडिएशंस के वो अर्थ पे आने की कोशिश करती हैं, तो जहाँ पे जो ओजोन की लेयर होती है ये इनको ट्रैप कर लेती है, इनको नीचे नहीं आने देती। अगर ये नीचे आएंगी तो जहाँ पे जो है वर्ल्ड पे जो है लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स के उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या कैंसर वगैरह के इश्यूज देखने को हमें मिल सकते हैं। बट यूवी रेज को ओजोन लेयर रोकती है। बट नाउ सिंस 1980s 1985 जो है साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है एंड देयर आर सर्टेन गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस ओजोन लेयर को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ओजोन लेयर जो है इसका फार्मूला होता है O3, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जो इस O3 को ब्रेक करके इस तरह से O2 + O बनाते हैं, ठीक है ना। तो दिन इसकी वजह से ओजोन ब्रेक होती है। जब ओजोन ब्रेक होती है तो इसकी और इसकी वो प्रॉपर्टी नहीं रहती जो ओजोन लेयर करती है। दैट मीन्स अब यूवी रेज को फिर ट्रैप करना मुश्किल हो जाता है, वो डायरेक्ट अर्थ पे आती हैं एंड यहाँ पे कैंसर्स या म्यूटेशंस या डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे कुछ गैसेस हैं जो जो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं उसके बारे में जहाँ पे बात हुई है, जिस तरह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, HCFC, ठीक, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ब्रोमीन। ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैस ओजोन को डिप्लीट कर रही है, कौन कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है, जो हमने पहले देखी। तो देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है कि HFC जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है बट ये ग्रीन हाउस गैस है। HCFC ये वाली ओजोन डिप्लीटिंग है बट HFC ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है। एग्जामिनर अक्सर इसको पूछता रहता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे होते हैं, ठीक है ना, इनको यूज कहाँ पे किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, प्रोपेलेंट्स के अंदर, ठीक, एरोजोल्स, स्प्रेज, फॉर्मिंग एजेंट्स इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है ना, सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटेलिक कंपोनेंट्स, फूड फ्रीजिंग के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है। जब ये कंपोनेंट्स ब्रेक होते हैं तो CFC हमारा रिलीज होता है, देन ये ओजोन को डिप्लीट करता है। तो CFC किस तरह से डिप्लीट करते हैं ओजोन को, CFC प्लस UV लाइट जो है क्लोरीन पहले बनाते हैं, देन क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ ओजोन के साथ मिलती है, ठीक है ना। ओजोन के जो तीन आटम का मॉलिक्यूल होता है इसको ब्रेक करके जो है क्लोरीन जो है अपने साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ता है, देन O2 को अलग करता है, जो फार्मबास क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O जो है आपस में मिलते हैं, फिर क्लोरीन अलग होता है एंड ऑक्सीजन फिर से बनाते हैं। दैट मीन्स फाइनली जो क्लोरीन गैस है वो ऑक्सीजन बनाती है बट ब्रेक कर देती है O3 को, ठीक है ना। तो नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फोटो dissociation but reacts with nitrogen or hydrogen compounds which return it to its reservoirs, ठीक है ना, रिजर्वायर्स। नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है
इसको रिलीज होता है हमारा थर्मल न्यूक्लियर वेपन से, इंडस्ट्रियल इमिशंस की वजह से, इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स से होता है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से, ठीक है ना, क्योंकि जो अमोनिया वगैरह हम बनाते हैं, जो जितने भी फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं NPK वगैरह, तो उसके अंदर या यूरिया जो हमारा होता है उसके अंदर जो है हमारा नाइट्रोजन होता है, एंड देन जो है नाइट्रोजन कुछ रिएक्शंस होने की वजह से इससे बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। phytolytically destroyed in stratosphere to form nitric oxide which destroys ozone, ठीक है ना। तो जो हमारे CFCs होते हैं उनको सनलाइट डिग्रेड नहीं करती, ठीक है ना, बट जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड्स होता है इससे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बनता है ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर और सनलाइट की वजह से, एंड देन ओजोन इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है। ओजोन डिप्लीशन का मैकेनिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओजोन होल जो है लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। तो क्लोरीन गैस किस तरह से करती है इफेक्ट, दिस इज पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स हेयर के जो है हमारा एंटार्क्टिक विंटर में किस तरह से होता है, दिन किस तरह से करता है, दिट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पोलर वर्टेक्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर स्प्रिंग, एंड देन जो ओजोनिक डिप्लीटिंग का मैकेनिज्म है जहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यू कैन रीड इट। एंड देन वी हैव सर्टेन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब है जो हमारी जनरली जो हमारे कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसको किस तरह से ट्रैप किया जाए, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेस में रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमें किस तरह से इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना चाहिए। तो वी आर कॉलिंग इट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन को कैप्चर करना, ठीक है ना, या कार्बन कैप्चर करना प्लस कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिंक्स, ठीक। जो नेचुरल हमारे पास जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ठीक है, कार्बन को ट्रैप किया जाता है ओशन के अंदर, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जिस तरह से होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं, सॉइल के अंदर जो है कुछ पोर्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप्ड रहता है, ठीक। तो ये है नेचुरल हमारे पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। देन वी हैव आर्टिफिशियल सडन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिप्लीटेड जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, फॉर एग्जांपल जो एक एरिया था जहां से ऑयल हमने ड्रिल कर रहे थे, अब जहां पे नीचे काफी जो है गैप पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं मशीन्स की मदद से कार्बन को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करते हैं, एंड देन वी आर पंपिंग इट इन ग्राउंड, ठीक है, और ऊपर से उसको बंद कर देते हैं, जो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं। तो ये है डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स के अंदर, जो अनमाइनेबल माइंस के अंदर हम इसी तरह से नीचे माइंस के अंदर रखते हैं, किसको, कार्बन को टैप करके। ओशन सिस्टम्स आर वेरी एफिशिएंट एट सिक्वेस्ट्रिंग स्टोरिंग कार्बन एट हायर रेट्स देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओशन जो हैं हमारे ज्यादा ट्रैप करते हैं देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, ठीक, बिकॉज हमारे एक तो ओशन जो हैं वो 70% हैं टोटल लैंड का। टाइप्स ऑफ जो सिक्वेस्ट्रेशन होती है हमारी, वो होती है ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है ना। ओशन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है जब जो है हम स्टोरेज करते हैं ओशन के अंदर डायरेक्टली जो है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो खुद कर लेते हैं, या फिर हम फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस करते हैं, हम ग्रो करते हैं ओशन पे मोर ग्रीन प्लांट्स, जिसकी वजह से हमारी जो है ओशन जो है मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। देन वी हैव सर्टेन जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन, जिस तरह हम नेचुरल स्पेसेस, जिस तरह लेफ्ट ओवर जो हमारी माइंस होती हैं या डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व ग्राउंड के नीचे जो स्पेसेस हैं इनके अंदर हम कैप्चर करके ट्रैप करते हैं। देन वी हैव टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम नेचुरल सिंक्स लाइक सॉइल्स एंड वेजिटेशन का यूज करते हैं कार्बन को ट्रैप करने के लिए। नाउ कार्बन को ट्रैप करने के लिए हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है हमने प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है, एंड दिस प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा ये साइन किया गया था 1997, एंड इट मेनली डील्स के किस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को या क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रोकना है, एंड फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन क्रेडिट का यहीं से कॉन्सेप्ट इसी प्रोटोकॉल से निकल के आता है। नाउ व्हाट दिस कार्बन क्रेडिट इज ऑल अबाउट। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जहां पे मेरी एक कंपनी है एंड जहां पे एक दूसरी कंपनी है, सपोज
दिस कंपनी, ये जो वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी ग्रो होगी लार्ज साइज में, एंड नाउ दिस कंपनी जो है ये अभी स्मॉल साइज में है। बट व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग, ये कंपनी जो है अपने अंदर जो है फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल फॉसिल्स नहीं यूज कर रही, डीजल का नहीं यूज कर रही, या कोल का यूज नहीं कर रही। अब अगर कोल का नहीं यूज करेगी, इसके अंदर प्रोसेस करने में, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस करने में सपोज इसको लगता था 1 टन कोल, 1 टन कार्बन, अगर ये कोल बर्न करता तो 1 टन कार्बन वहां से निकलता, बट इसने कोल बर्न नहीं किया, इसने कोई रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया, जिससे जो है ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज नहीं की। देन व्हाट विल हैपन, इस वाले के पास जो है ये गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड इसके पास एक इसको क्रेडिट दिया जाएगा कि आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट है मतलब कि इसने रोका है अपनी कंपनी से 1 टन कार्बन प्रोड्यूस करने की वजह से। अब ये क्या करेगा, ये वाला यही कार्बन क्रेडिट बेच देगा इसको, ठीक, ये वाला परचेज कर लेगी ये वाली कंपनी, तो इस कंपनी को ये राइट मिल जाएगा कि अब ये 1 टन कार्बन जो है, 1 टन कार्बन ये प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये वाली कंपनी 1 टन कार्बन नहीं प्रोड्यूस कर रही, ये इसको पैसे देगा 1 टन कार्बन के, एंड देन ये खुद ये बड़ी कंपनी जो है 1 टन कार्बन प्रोड्यूस कर लेगी। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट जो कंसेप्ट है काफी पॉपुलर हुआ एशिया के अंदर, जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे इसको जो है ट्रेड किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर जो है कार्बन क्रेडिट जो है MCX पे अलाउ की गई, ठीक। देन वी हैव कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग जो कंसेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है सपोज ये मेरी एक कंपनी है या मेरी एक कंट्री है जिसके अंदर जो है कार्बन हैवली रिलीज होता है, बट मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाता हूं एंड यहाँ पे कोई कंपनी सेटअप करता हूं, या जहाँ पे मैं जो है प्लांट ग्रो करता हूं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है कार्बन सिंक डेवलप होते हैं, तो दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग। या मैं जहाँ पे जो है एक कंपनी जो है लगाता हूँ, बट मैं इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता हूं जो कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक है ना। क्रेडिट्स फॉर रिडक्शन इन GHG मेड एट अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पे कार्बन ऑफसेट्स आर क्वांटिफाइड एंड सोल्ड, नॉट ओनली रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट बट आल्सो gives added benefits। डिफरेंस बिटवीन कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ऑफसेट का क्या होता है, ऑफसेट जो होता है हमारा परमिट टू emit only when actual realization of result at another place, एक्चुअल रिडक्शन इन GHG, ठीक है ना। दूसरी जगह पे जब एक्चुअल में रिड्यूस करता है दूसरी तो इसको ऑफसेटिंग कंसीडर किया जाता है। क्रेडिट में क्या होता है, ट्रांसफर्स टेक्नो और फाइनेंस एंड अर्न्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो इसमें जो है रियलाइज करने से पहले ही जो है एक्चुअल रिडक्शन से पहले ही यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के अंदर जो है रियलाइज किया जाता है। देन वी हैव कार्बन टैक्स, ये एक अनदर टेक्निक है कार्बन को रोकने की, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी जो है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या हमारा जो है थर्मल प्लांट्स जो हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं हाईली कोल का या फिर फॉसिल फ्यूल्स का, तो व्हाट वी विल डू कि हम कहेंगे कि अब जो 1 टन कोल को यूज करेगा वी विल चार्ज, हम उस पर जो है टैक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम 10 रुपये लगाते थे तो अब हम 20 रुपये लगाएंगे, हमने अब इंक्रीज कर दिया। वाई, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन टैक्स, कि कार्बन की वजह से अगर आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फैक्ट्री अगर कोई कार्बन रिलीज करने वाली एनर्जी यूज करती है, देन हम ज्यादा टैक्स आपसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें प्लांट ग्रो करने होते हैं या फिर उस जो आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किसी दूसरी जगह पे मिटिगेट भी करना होता है एवरग्रीनिंग की वजह से, ठीक है ना। तो हमारा जो कार्बन टैक्स है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेन्ड इन फ्यूल, इंडिया अगेंस्ट कार्बन टैक्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। जो हमारे कार्बन टैक्स का इस वक्त कंसेप्ट है वो जनरली आपको EU में और अदर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट इंडिया इन नेसेंट स्टेज, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, तो देन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस मच। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया का जो है, इंडिया ने रियलाइज किया है एंड इट्स द फर्स्ट कंट्री जो है, सॉरी इट्स नॉट द फर्स्ट कंट्री बट इट्स द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है अपना जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है क्लाइमेट के लिए प्रोविजंस रखे हैं, ठीक है ना। बट इंडिया जो है
इंडिया एक फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसने रियलाइज किया है क्लाइमेट चेंज का इम्पोर्टेंस, एंड इस स्टेप में जो है इंडिया काफ़ी जो काविशें है कर रहा है। तो इसी क्रम में जो है इंडिया ने जो है अपने 8 मिशन जो है लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। पीएम्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन। पीएम काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको, नेशनल जो एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का इसको लगाने की। काउंसिल विल पीरियोडिकली रिव्यू प्रोग्रेस ऑन ईच अंडरलाइंड मिशंस, ठीक है ना। काउंसिल जो है, इस काउंसिल के अंदर कौन कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना, वाटर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पीएम का, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक, और फॉरेन सेक्रेटरी जो है इस काउंसिल के मेंबर रहते हैं। ये काउंसिल क्या करती है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको रिव्यू करती है। हमारे नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमने जो है 8 मिशन रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसको हमारा टारगेट है कि हम इन पे जो है काम करेंगे। सो व्हाट वी हैव, हमारा है नेशनल सोलर मिशन, जो आपको याद होने चाहिए बिकॉज एग्जामिनर अक्सर पूछता है हमारा कौन सा नेशनल एक्शन प्लान मिशन है, कौन सा नहीं है। नेशनल सोलर मिशन है, इसके अंदर हमारा जो है रिन्यूएबल जो टारगेट था हमारा सोलर जनरेट करने का 2022 तक 100 गीगावाट का था। 40 गीगावाट हम रूफटॉप से प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन 60 गीगावाट जो है हम जो है लार्ज एंड स्मॉल मीडियम जो हमारे ग्रिड कनेक्टेड हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट से हम उनसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। अब नाउ हमने इसे इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। 2025 के लिए भी टारगेट रखे हमने, 2030 के लिए कर रहे हैं, रखे हमने टारगेट, विल डिस्कस इन करंट अफेयर्स क्लासेस, ठीक। तो नेशनल सोलर मिशन, द थिंग इज दैट सोलर मिशन हमारा सोलर के लिए हमारा मिशन है नेशनल एक्शन प्लान में। देन वी हैव नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी ये जो है हमारा ये मिशन है, ठीक है ना, जो एनर्जी है इसको एनहांस करना है, ठीक है ना। देन हमारे इसके सब हैं परफॉर्मेंस अचीवमेंट, ट्रेड, एमटीईज, एनर्जी एफिशिएंसी, फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, EED, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी ये हमारा है, ठीक, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर। देन वी हैव थर्ड जो है हमारा वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट पे हमारा अलग से मिशन है। देन वी हैव फोर्थ आवर मिशन इज ऑन वाटर मिशन, ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ वाटर न्यूट्रल एंड वाटर पॉजिटिव टेक्नोलॉजी, ठीक। देन वी हैव आवर फिफ्थ मिशन दैट इज ऑन मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। देखिए हिमालयन इकोसिस्टम के लिए सेपरेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर सकता है कभी। देन वी हैव नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया जो है इस पे जो है हमारा नेशनल मिशन है, जिसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है 5 मिलियन हेक्टर, और जो इम्प्रूव है क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर की वो 5 मिलियन हेक्टर हम करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन इंडिया हमारा मिशन है। देन वी हैव मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 6, ये कितना हो गया 7, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा मिशन है। देन 8th हमारा जो मिशन है वो है मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये हमारे 8 मिशन हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के, ठीक है ना। अक्सर एग्जामिनर इसको पूछता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। लाइक यू हैव सीन कि जहां पे पिछली बार ऑलरेडी एग्जामिनर ने पूछा था कि नेशनल मिशन ऑन सॉइल है, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन हमारा जहां पे नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से पूछता है, ठीक। देन वी हैव नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है व्हाट दिस कांसेप्ट इज ऑल अबाउट। हमारी जो है 2015 के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीट हुई, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीट थी हमारी कब, 21st मीट थी दिन 2015 में, एंड ये हुई पेरिस के अंदर। नाउ व्हाट दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीट्स दिस इज ऑल अबाउट। देखिए हमने पहले पढ़ा था UNFCCC जो है हमारी 1992 के अंदर जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है ना, एक कन्वेंशन साइन की गई कि हम जो है अपना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या हमारा जो है लैंड डाइवर्सिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं UNCCD, एंड देन हमारा जो क्लाइमेट चेंज था हम इस पे जो है कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है हम नेक्स्ट सेंचुरी में इसको रोकेंगे, हम किस तरह से काम करेंगे चीज़ों को सुधारने के लिए। एंड देन 2015 के अंदर इसी की जो है इसकी जो हाईएस्ट बॉडी है वो हर साल मिलती है जिसको कहते हैं COP, ठीक है ना, जिसमें कंट्रीज के हेड जो है मिलते हैं, मिलके डिस्कस करते हैं कि अब हमें क्लाइमेट चेंज को फॉरवर्ड किस तरह से लेकर चलना है। तो 2015 के अंदर इसी तरह से मीट थी पेरिस के अंदर,
ठीक, पेरिस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि 2000 पोस्ट 2020 हम अपनी कंट्रीज, हर एक कंट्री खुद ही डिक्लेयर करे कि वो किस तरह से अपनी कंट्री के अंदर जो है ग्रीन इनिशिएटिव्स लॉन्च करेगी। दैट मीन्स जो है खुद किस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, तब इसको नाम दिया गया, ठीक है ना। तो देन इंडिया ने भी डिक्लेयर किया अपने INDC 21 के अंदर। इंडिया ने कहा कि मैं रिड्यूस करूंगा अपनी एमिशन इंटेंसिटी GDP 30 to 35% जो मैं एमिशन करता हूं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, मैं इसको जो है इतनी मैं रिड्यूस कर दूंगा 2005 लेवल पे मैं जितनी करता था, ठीक है ना, 33 से 35% तक 2030 तक मैं रिड्यूस कर दूंगा। देन 40% जो इलेक्ट्रिसिटी मेरी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, मैं वो करूंगा 2030 तक। मतलब 2030 में मेरे पास जो मेरी 40% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाऊंगा। देन एडिशनल जो है कार्बन सिंक में 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैं इसके लिए जो है कार्बन सिंक मेंटेन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ सेस्ट या सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से, दूसरी तरह से जिस तरह हम करते हैं ये करेंगे 2030 तक, ठीक है ना। तो ये टारगेट दिए थे किसने, इंडिया ने। बट व्हाट इज हैपनिंग कि इस साल जो है लास्ट ईयर जो ग्लासगो में है, ग्लासगो में यही जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो है मीट हुई, ठीक है ना। तो ये मीट जो है हमारी थी इस बार 26 थी, आई थिंक 26 मीट थी जो यूके के अंदर इस बार हुई ग्लासगो सिटी के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर इंडिया ने जो है रिवाइज किए हैं कुछ अपने INDC, विल डिस्कस देम इन आवर जो है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। तो कैबिनेट जो इंडिया की कैबिनेट है वहाँ पे जो हमने ग्लासगो के अंदर हमने जो वहाँ पे हम इस बार परामर्श करके आए थे उससे कम ही परामर्श जो है तब कैबिनेट ने इस वक्त जो है अगस्त में अप्रूव किए हैं। विल सी के क्या क्या से किए हैं तो लेटर, ठीक है। नाउ वी हो इंडियन सर्टेन एजेंसीज, ठीक है ना, जो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया के अंदर काम करती हैं। इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, ठीक है ना, ये वाली जो है बनाई गई 2009 के अराउंड, आई थिंक। ये किसने की है, ये एजेंसी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, किस लिए, ताकि प्रमोट करे डोमेस्टिक रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वाली एजेंसी है डोमेस्टिक रिसर्च जो है प्रमोट करती है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इन्होंने जो है रिपोर्ट भी जो है पब्लिश की है, जिस तरह 4x4 इनकी जो है रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, ठीक है। एंड देन वी हैव नेशनल कम्युनिकेशन, ये अनदर एजेंसी है, इसको फंड करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देन वी हैव ग्लोबल रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये एजेंसी जो है इसको कंस्टिट्यूट किया है TRI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो ये क्या करती है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो है ये देती है ग्रीहा। देन वी हैव NICRA, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर, ये इनिशिएटिव इनिशिएट किया है ICAR ने, ठीक है ना। ICAR हमारी प्रीमियर एजेंसी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है। देन वी हैव नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये वाला जो है प्लान submitted by LDC to UNFCCC to describe country's perceptions of its most urgent and immediate needs to adopt climate change, that is LDC's least developed countries. So though it's not much important, क्लाइमेट चेंज जो है जो समर्स हुई हमारी UNFCCC के बाद जो है समर्स हुई बहुत सी हुई, बट उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट है। एक है क्योटो प्रोटोकॉल की जो है 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइज करता है किसको, UNFCCC को, ठीक है ना। सेट बाइंडिंग टारगेट्स, इसने बाइंडिंग टारगेट्स दिए हैं, ठीक है ना। 37 इंडस्ट्रियल नेशन CBDR, ठीक। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंप्लायंस नहीं करता है तो उस पर पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। जहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स की बात आ गई तो इससे याद आता है कि जस्ट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज मिनामाता कन्वेंशन। मिनामाता कन्वेंशन जो है हमारी डील करती है मरकरी को लेकर,
ठीक है ना, मरकरी को लेकर। ठीक, अनदर जो आपको पता होना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर के साथ डील करती है। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा इस तरह से है, वीना कन्वेंशन सेम। देन है किगाली, ये भी जो है ओजोन के साथ डील करती है। ठीक है, देन इस तरह से हमारी है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल हमारा जो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के साथ डील करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन है, डजन डर्टी जिसको हम कहते हैं, पीओपी के साथ डील करता है। ठीक है ना, इस तरह से हमारा है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है प्री इन्फॉर्मड कंसेंट के साथ डील करती। ठीक है ना, इस तरह से हमारा कार्तेजीना प्रोटोकॉल है। कार्तेजीना प्रोटोकॉल ये बायोसेफ्टी के साथ डील करता है। तो यू शुड बी नोइंग, एक एक पॉइंट आपको इनका पता होना चाहिए। मैंने बता किसके साथ है, नगोया, स्टॉकहोम जो है, रॉटरडैम। ठीक है ना, इस तरह के गाली, वीना, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पूछ सकता है कभी भी एग्जाम। पेरिस एग्रीमेंट हमारा 2015 के अंदर हुआ। ठीक है ना, इसके अंदर कंसेप्ट निकल गया है कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस का। ठीक, ग्लोबल स्टॉक ट्रेड 5 ईयरली रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है कि एनडीसी का जो कंसेप्ट है वो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट से आया था। क्योटो का जो मैकेनिज्म है, ये एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स, इसकी जो बाइंडिंग होती है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, ट्रेड एमिशंस परमिट्स का कंसेप्ट इसके अंदर आया है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन का जो है कंसेप्ट इसके अंदर है। नेक्स्ट ईयर बी कंट्री एमिशन, दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट क्योटो मैकेनिज्म के अंदर जो है ट्रेडिंग का कंसेप्ट और इसके जो प्रोविजंस की बाइंडिंग है, दिस इज एनफ। देन वी हैव ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसको बनाया गया है, सॉरी, इसको बनाया गया है UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर, बट नॉट अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इसके अंदर नहीं बनाया गया, बट UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर जो है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। ठीक है ना, दिस इज एनफ। इसके अंदर इंडिया के अंदर जो है नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर। ठीक है, बस दैट्स एनफ। ये जो है काफी है GCF के बारे में जानने के लिए। देन वी हैव रेड प्लस। ये जो है एक वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच है जो डेवलप की है COPs ने, पार्टीज ने, UNFCCC के जो पार्टीज हैं उन्होंने की है कि किस तरह से बेसिकली इट डील्स विद द फॉरेस्ट्स। ठीक है ना, इसका जो एम क्या है, इंसेंटिवाइजिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कंजर्व फॉरेस्ट, कार्बन सिंक्स, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, एनहांस फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। ठीक, देन रेड प्लस जो है, रेड का दिन बना रेड प्लस कुछ टाइम्स के बाद। तो रेड प्लस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रेन फॉरेस्ट नेशंस, इंडिया मेंबर है इसकी, इनपुट फोर्थ टू UNFCCC। देन वी हैव ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GCF। हमने देखा GCF बेसिकली ये एक इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी है जो मतलब क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के लिए फंडिंग करती है। ठीक, इस तरह GEF है, ये भी हमारा जो है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए फंडिंग करती है, बट GCF जो है ये UNFCCC के अंडर जो है बनी है। एंड हमारा जो GEF है इसको जो है इसको ये बना है वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। ठीक है ना, इसका ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक। ठीक, ओके। एस्टेब्लिश्ड एट रायो समिट 1992, एस्टेब्लिश्ड पायलट प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड बैंक। ठीक, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन है, वर्ल्ड बैंक, UNDP एंड UNEP। ठीक, GEF असेंबली है 184 कंट्रीज, मीट हर 4 साल के बाद मिलती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, एरियाज किस किस एरिया में काम करता है, जो बायोडाइवर्सिटी के एरिया में करता है, क्लाइमेट चेंज और वाटर्स के, लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन, ओजोन डिप्लेशन, POP। ठीक है ना, सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। CBD के लिए यही फाइनेंशियल देती है, फाइनेंस देती है CBD को, UNFCCC को, UNCCD को, स्टॉकहोम कन्वेंशन को, मिनामाता कन्वेंशन को। ठीक है ना, आल्सो सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स विद इकोनॉमिक ट्रांजिशन। ठीक है ना, अदर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स इसके जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना, AFDB, EBRD, FAO, IUCN, though it's not very much important and nothing to know about them। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है।
ठीक है ना। फर्स्ट जी असेंबली टुक प्लेस इन इंडिया, GEF की जो पहली असेंबली है वो इंडिया में हुई थी, ठीक। देन वी हैव IPCC हमारी जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इसको एस्टेब्लिश किया है UNEP ने और प्लस WMO ने कब, 1988 के अंदर, ठीक है ना। तो UNG के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रपोजल पे इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है। बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो है WMO का जो हेडक्वार्टर है, ठीक। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो एजेंसी है अपनी रिसर्च कंडक्ट नहीं करती, ठीक है ना, बट जो है दूसरे जो नेशंस के उनसे डेटा लेती है, ठीक है ना। देन उसी डेटा पे एनालिसिस करके अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश कर देती है, ठीक है ना। बट ये खुद से इसके पास कोई एजेंसी नहीं है कि इसे खुद पे ग्राउंड पे जाए और वहाँ पे डेटा कलेक्ट करे या रिपोर्ट करे डेटा को। वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी न्यूट्रल और पॉलिसी रिलेवेंट, नेवर पॉलिसी रेस्पेक्टिव, ठीक है ना। बाकी इसके रिलेटेड जो हैं चीज़ें हैं। देन वी हैव वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UNEP की, जो डील करती है मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के साथ। ओरिजिन इसका हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 के अंदर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन जो है 1947 के अंदर साइन की गई एंड इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एजेंसी है UN की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आगे पढ़ेंगे यू शुड बी नोइंग कि UN की कौन सी एजेंसी है स्पेशलाइज्ड, कौन सी नहीं है। अक्सर एग्जामिनर एक क्वेश्चन इसमें से तो पूछते ही पूछते हैं। देन वी हैव द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक कंसेप्ट था 2007 के अंदर जो है जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया। एंड दिस जो हमारी जो एक नेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक के वो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव के साथ भी देखी जाए, ठीक है ना, कि हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक, उसके अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी के रोल को भी कंसीडर किया जाए। दिस वाज द कंसेप्ट। देन वी हैव इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है ये होता है ह्यूमन डिमांड्स ऑन अर्थ इकोसिस्टम, ह्यूमन की जो डिमांड है अर्थ पे के इकोसिस्टम पे। अर्थ आवर शुड डे और इकोलॉजिकल डे बाय ग्लोबल फुटप्रिंट जो है नेटवर्क ये होस्ट करता है अर्थ आवर शुड डे, ठीक है ना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देन वी हैव कार्बन फुटप्रिंट, अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड बाय एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक्टिविटी से कितना कार्बन जो है एमिट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कन्वर्ट्स amount of carbon dioxide being released into amount of land sea required to sequester it, ठीक। thus tells demand on earth that results from burning fossil fuel. That's it for now. Thank you for being with us and hearing us patiently, ठीक है। just like it, share and subscribe. Soon we'll see you in another video. Thank you.